इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हिमाचल की बात में आज बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हिमाचल में इन दिनों भर्तियों पर बवाल चला हुआ है। विधानसभा में क्लर्क और रिपोर्टर की भर्तियों का परिणाम घोषित हुआ है। चयनित अभ्यर्थी हमीरपुर, चंबा, सिरमौर, मंडी और लाहौल स्पीति से हैं। अब इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए तो बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व की वीरभद्र सरकार में एडवोकेट जनरल रहे विनय शर्मा धांधली के आरोप लगाए तो भाजपा भी सुक्खू सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई। श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगा दिया। इधर रणधीर शर्मा ने कहा कि किसी के ड्राइवर के बेटे को नौकरी दी गई, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को रख लिया गया। ये प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सुक्खू सरकार का भद्दा मजाक है। अब इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, विधानसभा में भर्ती करने की नियमावली है, उसी के तहत काम किया है। पहले भी ऐसे ही भर्तियां होती थी। उन्होंने कहा कि बिंदल के समय कार्रवाई भर्ती जो है वो हाईकोर्ट से खारिज क्यों हुई थी, इस पर अब देखिए लगातार जो है वार प्रतिवार का सिलसिला जारी है। इस बार हमने भी पारदर्शिता के साथ भर्ती जो है की है और ज्यादा काबिल लोग रखे हैं, ऐसा पठानिया के द्वारा कहना है। तो पूरा सिनेरियो कुछ इस कदर बनता नजर आ रहा है कि हिमाचल में विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया पर लगातार बवाल मचता नजर आ रहा है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था पतन के तहत नौकरियों की किस तरह से बंदरबांट हो रही है, उसका ताजा उदाहरण मैं आपको अगले कुछ मिनटों में दूंगा। लेकिन आप और मैं, हम सब लोग माथा पीट लेंगे रिजल्ट सुनकर, उन बच्चों के नाम सुनकर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुनकर कि वो किन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं। विधानसभा की 10 पोस्टों के लिए चयन प्रक्रिया हुई, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। अब उसकी पारदर्शिता पर आप सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इन 10 पोस्टों में से 2 पोस्टें गई हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, 2 गई हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को, और 3 पोस्टें गई हैं माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा के लोगों को। मतलब टोटल 10 पोस्टें हैं, उसमें से 7 जो हैं वो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को चली गई। यानी पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग क्या इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। बाकी 65 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो नालायक हैं, मूर्ख हैं, पढ़े अनपढ़ हैं। सोचिए, जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी नींदों को गवाकर लाइब्रेरियों में टाइम गुजारा है, किताबों के बीच में टाइम गुजारा है, कंपटीशन की तैयारियां की हैं, उन बच्चों ने जब जी तोड़ मेहनत करके इन टेस्टों को पास किया होता है और जब इनके रिजल्ट आते हैं जो कि बैकडोर एंट्रीज के तहत आते हैं, तो उन्हें कितना धक्का लगता होगा कि हमारे में क्या कमी है और उन लोगों में क्या खासियत है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां दी, 14 पदों की भर्ती की। और अगर आप इन नामों पर जाएंगे तो इसमें से 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की है, जिला चंबा की। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र जिला सिरमौर से। ये जो नौकरियों की बंदरबाट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन नौकरियों को देने के लिए पारदर्शिता बरती गई?
क्या योग्यता और आरक्षण अधिकार रखे गए? अगर रखे गए तो क्या योग्य लोग इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में थे? बाकी प्रदेश में कोई योग्य ही नहीं था। हमारा आरोप है कि धांधली करके इन पदों पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चाहिए। और चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। संदीप सांख्यान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता बिलासपुर से, और कर्ण नंदा जी हमारे साथ बीजेपी मीडिया सलाहकार हैं। कुछ ही देर में विनय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। चलिए शुरुआत आप ही से कर लेते हैं संदीप जी, क्योंकि काफी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और मुद्दा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी रोजगार की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब बात आ जाती है रोजगार को लेकर के, तो तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनकी भावनाएं और उनकी संभावनाएं दोनों ही जुड़नी शुरू हो जाती है। और ऐसे में जब कहा जाए कि चहीतों को नौकरी दी जा रही है तो काफी दिल दुखता है। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को और सभी जो भी यहाँ इस डिबेट में शामिल है उन सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा नमन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भर्तियां की गई हैं वो विधानसभा एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है और जो भी तय नियम मापदंड थे उसके आधार पर ये भर्तियां की गई हैं और उसके हिसाब से जो माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज ये वक्तव्य दिया है। लेकिन मैं जिससे पहले विनय शर्मा जी आज बीच में आए हैं, मैं विनय शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व की हमारी कांग्रेस की सरकार में आपने जो प्रश्न उठाए हैं, अगर आपको इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति या कुछ गलत लगता है, कोई प्रक्रिया गलत हुई है, और मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ बीच में बैठे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप इसको लीगली एक्सप्लोर कर लीजिए, इसका कोई लीगल एंगल आप देख लीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणियां करने से या प्रेस के अंदर कोई वक्तव्य देने से इस तरह से आप लोगों को बरगला नहीं सकते। आप इसका लीगल एंगल क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? अब मैं ये कहता हूं, माननीय रणधीर शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कल पत्रकार वार्ता करी है और आज भी उन्होंने इस विषय के ऊपर कहा है। तो मैं ये कहता हूं कि प्रदेश के जो आपके बिंदल साहब हैं, आज की डेट के अंदर जो आपके अध्यक्ष हैं, उनको लेके भी पिछली बार क्या हुआ कि किसी के साली को, किसी के साले को और किसी के भतीजे को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री थे, उन्होंने ये विषय उठाया था। उसके अंदर विधानसभा के अंदर एक आदमी को बाकायदा रिजाइन भी करना पड़ा था। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह का अगर दूसरे के घरों के ऊपर आप पत्थर मारेंगे तो पहले अपने घरों को भी देख लें, क्योंकि वो हाई कोर्ट का था। और मैं भाई विनय शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आपकी पीड़ा क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कांग्रेस की सरकार में डिप्टी एडवोकेट जनरल बने थे तो आप कौन सी पात्रता जो थी वहां पे लेके आए थे। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह का जो है आप लीगल एंगल जो है उसको एक्सप्लोर करिए, उसके बाद तथ्यों को सामने लेके आइए कि भर्तियां कैसे हुई हैं, कैसे की जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं कि नौकरियां नहीं प्रदेश की सरकार दे रही है। जब नौकरियां देते हैं तो ये मुद्दों से भटक जाती है कि जब हमने यहाँ पे नौकरियां दी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली में 2014 के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वहां पे डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के जो सेंट्रल कैबिनेट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, वहां पे आरएसएस के लोगों को बैकडोर एंट्रियां दी गई। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का मुंह क्यों सूख जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, विनय शर्मा जी आपने एक बात कही थी यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं आपको एक उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर है, जौनपुर में एक गांव है, उसका नाम है माधवपट्टी। एक गांव से 47 आईएएस यूपीएससी करके और आईपीएस निकले थे और एक परिवार के 5 लोग थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने जो है पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्रों के नाम लिए। क्या नदौन के लोग पढ़ाई नहीं करते? क्या चंबा के भटियात के लोग क्या पढ़ाई नहीं करते? क्या सिरमौर के लोग पढ़ाई नहीं करते? इस तरह से आप जो विधानसभा क्षेत्रों का तुष्टीकरण कर रहे हैं उसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। और जो है आप अपने तथ्यों को सुधार लें, अपने आंकड़ों को सुधार लें। और फिर विद द फोल्डिंग हैंड मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर करना चाहते हैं आप एक लीगल एंगल को एक्सप्लोर करिए। और इससे पहले पूर्व में जब पहली बार धूमल जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे तो मैं उस विषय के ऊपर भी आना चाहता हूं कि वहां पे जो आपका सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन था
वहां पे नौकरियां बेची गई चितों के आधार पे और उनको बाकायदा सजा भी हुई। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी ठीक है संदीप जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के तहत ही नौकरी दी है आप लोगों ने, और ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हिमाचल की जो सरकार है उसने पूरी प्रक्रिया के तहत ही नौकरियां दी हैं, किसी भी प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, उसके फैक्ट्स लेके ठीक है विनय शर्मा जी, इस पर आपसे कमेंट, उसके बाद आते हैं कर्ण जी आपके पास। देखिए, जो पब्लिक अपॉइंटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, दोनों में फर्क है। जो एडवोकेट जनरल ऑफिस में लोग लगते हैं वो पब्लिक अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और जो क्राइटेरिया है, जो रेगुलर पोस्टें दी गई हैं, सांख्यान जी आपको मैं बता रहा हूं कि जो ये रेगुलर पोस्टें दी गई हैं, इसमें कौन सी प्रक्रिया की गई, इसके बारे में भी आप तथ्य रखिए। दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति की फोटो विधानसभा अध्यक्ष के साथ है वो इस प्रक्रिया में लग गया। जिस व्यक्ति का जो मुख्यमंत्री के पीए हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में लग गए। माननीय मुख्यमंत्री की जो मैडम है, विनय जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज बता दीजिए ना मेरे को, क्या मुख्यमंत्री जी ने उनको पीए की अपॉइंटमेंट दे रखी है? क्या उसकी प्रमाणिकता आपके पास है? अगर आपने उसकी प्रमाणिकता रखी है तो आप उसको बता दीजिए कि ये मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल। ठीक है, एक एक करके ठीक है संदीप जी आएंगे आपके पास, आएंगे, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। ठीक है संदीप जी, ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आपको बीच में किसी ने नहीं रोका, उन्हें भी मत रोकिए। आप इस तरह से बदलाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी, ये बात कर रहे हैं ना, आप ठीक है संदीप जी, ठीक है, शांति बना, संदीप जी शांति बना करके रखिए, आएंगे आपके पास। विनय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। होती जिस तरह से आप कर रहे हैं, हफ्ते दिन करते हैं, आज आपको सरकार जो है आपको अगर एडवोकेट जनरल बना देती है तो आप जो है आप सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। आप एडवोकेट है, मैं भी कहता हूँ कि मैं भी एडवोकेट हूँ, आप लेके आए ना, तथ्य लेके आए ना, आप फैक्ट्स लेके आए। संदीप जी पहले आप सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आपको मिलता है तो आप विचलित हो जा रहे हैं। संदीप जी ठीक है, एक एक करके बोलिए, विनय जी ठीक है, एक एक करके बात करिए, ठीक है, मजबूरन आप दोनों ही मेहमानों का मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप लोगों को बरगलाना। ठीक है संदीप जी, ठीक है। कर्ण नंदा जी लगातार यहाँ पर बात हो रही है, आरोप लगाने की बात ये करते नजर आ रहे हैं, और संदीप जी ने कहा साफ तौर पर कि जिस तरह की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ पर भर्तियां की गई हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग ही जॉब मिल रहे हैं, तो समस्या क्या है? क्या वो पढ़ाई नहीं करते? क्या वो ठीक है कर्ण नंदन जी, ठीक है, आप दोनों मेहमान प्लीज शांत रहिए। ठीक है ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, ऐसी उम्मीद नहीं करी जा सकती है कि एक ऐसी पार्टी जो सत्ताधारी है उसके प्रवक्ता, उसके नेता इस तरह से बात करें। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी शांति रखिए। विनय शर्मा जी आपसे सवाल नहीं पूछा गया, कृपया करके शांति रखिए। विनय शर्मा जी शांति बनाए रखें। नंदा जी आप इस बात का जवाब मेरे को दे पाएंगे? नंदा साहब आप जवाब दीजिए, जिसे आप जाइए, आप जो है याचिका पीसीआर की आप तक आवाज पहुंच पा रही है, वहां पे जवाब देंगे। जिस तरह से आप इन दोनों मेहमानों का प्लीज ऑडियो डाउन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से चर्चा में आप दोनों ही मेहमान शामिल हो रहे हैं और एक के बाद एक बोले जा रहे हैं। इसका यह तात्पर्य है कि ना तो कांग्रेस यहां पर सत्य बोलने को तैयार है, ना तो कांग्रेस अपनी बात मानने को तैयार है, और जिस तरह की बौखलाहट संदीप जी आप इस चर्चा में दिखा रहे हैं, आपकी बौखलाहट सही साबित कर रही है तमाम आरोपों को, क्योंकि आप यहां पर किसी को बोलने नहीं देना चाह रहे, सवाल पूछने के बाद जवाब लेना नहीं चाह रहे। तो इससे साफ समझ आ रहा है कि आप इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए नहीं आए, बात मनवाने आए हैं, और भी जबरदस्ती। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर जब आपसे सवाल पूछा जाए तब जवाब दीजिए, बाकी टाइम शांति बना के रखिए।
कर्ण नंदा जी, आप सेंट्रली म्यूट की नंदा साहब। जी जी सर, आप अपनी अपनी जी, राय आवाज रखिए आ इस रही है। चर्चा पर, और कांग्रेस का बीजेपी का माफ कीजिएगा क्या पक्ष है वो रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट पक्ष है कि ठीक है, जो ये नियम और सारे जितने भी ये नियम बनते हैं ये विधानसभा अध्यक्ष के हिसाब से बनते हैं, और ऐसा नहीं है। जितने पूर्व में जितने भी यहाँ पे अध्यक्ष आए हैं, चाहे वो विद्या स्टोक्स की बात कर लीजिए, चाहे तुलसी राम जी की बात कर लीजिए, बिंदल जी की बात कर लीजिए, विपिन परमार जी की बात कर लीजिए, गंगूराम मुसाफिर जी की बात कर लीजिए, और किसी भी अध्यक्ष की बात कर लीजिए, तो नियुक्तियां जो है वो कुछ ही नियम के तहत ही होती है। और इस प्रकार से पहली बारी हुआ है कि जी ये जो प्रक्रिया है उसकी इतनी बहुचर्चा हो गई है। और दूसरा, इसमें अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है, जहां समानता और स्पष्टता की जो है कहीं ना कहीं जो है ये गुहाई लगाई गई है। अगर आप इसकी आंसर शीट्स देखेंगे, सो देयर 5 कैटेगरीज जो इसमें केटर की गई है, जिसके अंदर माली भी है और साथ में ड्राइवर भी है और पियोन भी है। इस प्रकार 5 कैटेगरीज है। लीविंग द ड्राइवर, जो ये चालक है, बाकी सारी आंसर शीट्स के जितने भी मॉड्यूल्स है वो सेम है। अगर आप उनके कोडिंग चेक करेंगे तो उसके आंसर्स बी सी बी सी बी सी, डी ए सी बी सी बी, इस प्रकार अगर कोई भी अगर आंसर्स को मार्क करेगा तो 100% जो है मार्क्स उपलब्ध करा सकता है। एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर रिटर्न में उस व्यक्ति को रिप्लेस ही कर दिया गया। वो व्यक्ति जो है वो वहां पर अपने आप नहीं गया है रिटर्न एग्जामिनेशन देने, किसी और ही व्यक्ति ने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद जो है चयन भी हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें ये आपत्ति है कि आप जब एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो अनुच्छेद 14 और 16 का ध्यान रखें, और साथ में आंसर शीट्स में आप बताइए चेकिंग करने के लिए, पेपर सेटिंग के लिए, क्या विधानसभा के अंदर जो कार्यरत लोग हैं क्या वो एलिजिबल है, क्या वो शिक्षक है, क्या वो टीचर्स है, क्या वो लेक्चरर्स है? नहीं, वो केवल मात्र वहां के जो है एम्प्लॉइज है। और अगर वो पेपर सेट करते हैं और उसके बाद चेकिंग भी वही लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो अराइज होता ही है, जो पब्लिक डोमेन में जो है इस तरह के आकर्षण जो है वो बनाता है कि ये जो है समानता नहीं रखी गई है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो बहुत वैलिड पॉइंट है, हमें नहीं आपत्ति, आप लगाइए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आप लगाइए किसी और के, हमें कुछ नहीं है। पर आप ये ध्यान जरूर रखिए कि जिन लोगों का चयन हुआ है वो नियम के अनुसार अपने अधिकारों का हनन ना करते हुए और अपने लोगों के अधिकारों का हनन ना करते हुए वो कम से कम जाके जो है स्वयं रिटन टेस्ट के अंदर बैठे, और ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। ठीक है सर। और साथ ही साथ मैं दोनों पार्टी मतलब जो अपनी विनय जी भी है और अपना सांख्यान जी भी है, ये प्रक्रिया जो है ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाली प्रक्रिया नहीं है। पर अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो हमें आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और इस पर गंभीरता से ही चर्चा हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। विनय साहब, आपसे भी दरखास्त है, संदीप जी आप ही के पास आएंगे। 2 महत्वपूर्ण सवाल सर मेरे भी हैं आपसे। पहला सवाल ये कि बिलासपुर की बात कर ली जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बिलासपुर से एक भी प्रतिभा क्या सामने क्यों नहीं आई? क्या बिलासपुर में कोई भी प्रतिभा नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह होगा मेरा यहां पर कि रिजल्ट जो है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? यह सवाल ना केवल मेरा है बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत से स्टूडेंट्स भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि यहां पर रिजल्ट को सार्वजनिक करने में क्या समस्या थी। 35 भर्तियों में से 14 ही सामने आए, बाकी रिजल्ट सामने आए ही नहीं। आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? और इन दोनों ही सवालों पर बहुत ही सहजता और गंभीरता के साथ जवाब मैं आपसे चाहती हूं, प्लीज। जी, मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, उसकी प्रामाणिकता सामने लाई जाए। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी और कांग्रेस की सरकार भी, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं, और इसकी जो है छानबीन भी करवाई जाएगी। लेकिन मैं एक चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से अगर आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये कोई जायज बात नहीं है, इस पे कोई राजनीति करने की कोई बात नहीं है। और मैं कहता हूं विधानसभा के अंदर, पूर्व की विधानसभाओं में क्या हुआ है और अगर आज की विचारधारा विधानसभा के अंदर क्या हुआ है, तो मैं ये कहता हूं आज इसका स्पष्टीकरण जो है माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो दे चुके हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर इसमें, और मैं कहता हूं ये कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने आरटीआई दिया है,
आरटीआई के अंदर पूरी जानकारी लीजिए। अगर वहां पे कोई गलती आती है तो आपके पास हाई कोर्ट भी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर वहां से अगर कोई इस तरह की कोई भूल चूक होती है और जो भी इसके ऊपर होगा तो उसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से, और मैं भाई बड़े भाई विनय जी से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये चीजें बरगलाने की कोशिश की थे, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है और उसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। संदीप जी एक सवाल प्लीज बीच में रोक के पूछ रही हूँ, आप रिजल्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे आपने बिलासपुर का सवाल लिया ना, बिल्कुल लिया, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। रिजल्ट सार्वजनिक मैं क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि बिलासपुर से कितने लोगों ने वहां पे अप्लाई किया था, मंडी से कितने लोगों ने किया था, शिमला से कितने लोगों ने किया था, कुल्लू से कितने लोगों ने किया था। मैंने आपको एक माधवपट्टी गांव का एग्जांपल दिया जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां से 45 आईएएस आईपीएस निकले, यूपीएससी क्वालिफाई क्रैक किया है और उस गांव को तो फैक्ट्री ऑफ यूपीएससी कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे जिले हैं, आप उनको इस बात से टारगेट नहीं कर सकते कि वो उत्तर प्रदेश से ही या माधवपट्टी गांव से क्यों निकले हैं, बिलासपुर से क्यों नहीं निकले हैं, किन्नौर से क्यों नहीं निकले हैं, कांगड़ा से क्यों नहीं निकले हैं। तो मैं ये जो बात है, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सवाल तो ये है ही नहीं जिसको आप घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं आप कोई सवाल नहीं बना रहा, संदीप जी मेरा कोई सवाल नहीं बना रहा, मैं जो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, जैसे हिमाचल की बात हो रही है, जैसे हिमाचल की बात हो रही है, ठीक ऐसे ही, क्योंकि आप बिलासपुर से हैं तो सवाल इसीलिए आपसे बनता है और इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार बिलासपुर को लेकर के क्या संभावनाएं, बिलासपुर को लेकर क्या स्थितियां, प्रतिभा बिलासपुर के अंदर अगर लोगों ने अप्लाई किया हुआ तो डेफिनेटली, अगर बिलासपुर के अंदर कोई स्टूडेंट इस भर्तियों में अपियर होगा तो उसमें कोई ना कोई कार्रवाई वो करेगा। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो नेचुरली वो आरटीआई के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी देगा विधानसभा से। ऐसी कौन सी जानकारी है जो सरकार या विधानसभा नहीं देती है? और खासकर भर्तियों को लेके हम वो लोग नहीं है जिन्होंने पूरे में नौकरियां बेची हैं। हम वो लोग नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि हमारी जो वचनबद्धता है, हमारी प्रतिबद्धता है, वो ट्रांसपेरेंसी को लेके है और हम आज भी अधिक है, पिछले कल भी अधिक थे, आगे भी अधिक रहेंगे। रिजल्ट सार्वजनिक पर देखिए, जब यहाँ पर एग्जाम बच्चों का, जब भर्तियां यहाँ पर युवाओं को लेकर के है, तो रिजल्ट पूरी तौर से क्यों नहीं दिखाया जा रहा? ये बहुत सेंसिबल सवाल है और इस पर सेंसिबल ही आंसर की उम्मीद की जा रही है। क्या आप आगे सार्वजनिक करेंगे? क्या आप इस पर जिस तरह की जांच की बात कह रहे हैं, वो जांच की बात आप क्यों कह रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आरोप है तो नहीं, आरोप देखिए, आरोप जो है वो एक मुद्दों पे आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा के अध्यक्ष जी को और माननीय उपाध्यक्ष जी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। पहले इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, इसके पूरे तथ्य लेके आए तो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, और मैं तो ठीक है, फाइनल कमेंट विनय शर्मा जी। ठीक है संदीप जी, आप बीच में मत बोलिएगा। मैं कहता हूं आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए कि अगर आपके पास कोई इसकी प्रमाणिकता है तो आज स्क्रीन के ऊपर तो किसकी जांच आप करवाने की बात कर रहे हैं संदीप जी? तब से जांच किसकी करवाने की बात कर रहे हैं? फिर जब आपको यहाँ पर कोई खोट नजर नहीं आ रही, कोई समस्या नजर नहीं आ रही, तो जांच की बात आप ही क्यों कह रहे हैं? ठीक है, चलिए विनय शर्मा जी फाइनल। इसके अंदर ये तय भर्तियां थी, तय नियम, तय मापदंडों के अनुसार। आप शायद म्यूट है, खुद को अनम्यूट करिए। ये जो भर्ती है, मैं बार बार कह रहा हूं, विनय शर्मा जी शायद आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। के अनुसार की गई है और बिल्कुल ठीक से करी गई है। तो इस तरह से आप लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो इसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के और लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि कौन आदमी ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा में जब इस तरह की बात आई। चलिए विनय शर्मा जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नंदा साहब फाइनल कमेंट आपसे सर। फाइनल कमेंट ये है कि देखिए, इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो है वो कुताही बरती गई है। 6 महीने 2014 का जो 2024 में ये एग्जामिनेशन हुआ था, जहाँ की मेरी सूची है, और उसको 6 महीने लग गए कि इस रिजल्ट को आपने जो है वो निकाला गया। 13 भर्तियां अलग से निकालेगी, एक अलग से निकाला गया, और उसके बाद बाकी रोल नंबर वाइज जो है इसको निकाला गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ये ठीक नहीं है।
और जो इसमें आंसर शीट का मैंने मुद्दा उठाया है, आंसर शीट में आंसर का पैटर्न सेम है। अगर कोई बच्चा भी अगर उसको रट ले तो वो इसके अंदर पास हो जाएगा। तो इसमें चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है वो कोताही बरती गई है, और जांच में जो है जैसे कि मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं, चीजें सामने आएगी और उसके हिसाब से जो है वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। बाकी हम ना विधानसभा के ऊपर उंगली उठाते हैं, ना हम सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, पर हम केवल मात्र युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। ये लेकिन हमारी बात को शायद निश्चित शायद किया संदीप जाए, जी सुनिश्चित भूल गए हैं कि सत्ता में वो बैठे हैं तो जांच भी वही करवाएंगे अगर और युवाओं जवाब का भी ऊपर वही बात देंगे। है, तभी तो नौकरियां बेची गई। आपको पता है पूर्व की सरकार में नौकरियां बिकी थी। देखिए, पूरब की सरकार ने जो किया हिमाचल की जनता जरूर नाखुश थी, या जो भी वजह थी जिस वजह से आपको बिठाया गया, शायद आप मौजूदा राजनीतिक दल ये बातें भूल जाते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हिमाचल की बात में आज बात हो रही थी युवाओं भर्तियों को लेकर के, जहां पर अब देखने वाली बात होगी कि जो मुद्दा यहां पर तमाम जानकार और बीजेपी उठाती नजर आ रही है, इस पर कांग्रेस के नेता के द्वारा जरूर कहना था कि जांच करवाई जाएगी। जांच कब तक होती है, कैसी जांच होती है और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं, इस पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।